हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्यारे बच्चों मानव जनन। ठीक है, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आपका डायग्राम का ही आता है, तो इस चैप्टर से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों। और आपके बोर्ड में इस साल आपका लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ फिगर बनाने के लिए पूछा था, तो बहुत आसान चैप्टर है। दूसरी बात बस आपको फिगर बनाने आ गया तो समझिए 5 नंबर इस चैप्टर से आपका फिक्स है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, सभी बच्चों को बोलते हैं जो क्लास करते हैं रेगुलर उसके लिए बोल देते हैं बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपसे कहीं छूट ना जाए, उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ देगा। और सभी बच्चों को कहते हैं सब्सक्राइब तो सब कर लेता है लेकिन नोटिफिकेशन बेल कौन दबाएगा? आप ही को ना काम है दबाना। तो ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, जितना भी क्लासेस होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सारा चीज करते चलिए। और आपका एक टारगेट होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में तबाही, एक अब की बार 450 पर टॉपर लिस्ट। कौन बड़ी बात बोल दिए, एकदम आ सकता है, बस मेहनत करने के लिए तैयार रहते तो गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इस चैप्टर का मैंने पूरा समुद्र ही ले आया है क्योंकि इस चैप्टर से जो है ना 2 नंबरिया क्वेश्चन कम और 5 नंबरिया ज्यादा बनता है, क्योंकि फिगर इस चैप्टर का समझिए ना मानव जनन है तो फिगर ही ज्यादा बनता है। और अलग से एक फिगर वाला वीडियो भी दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं, चैप्टर का कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से आप लोग की शुरुआत होती है बेहतरीन वीडियो के। थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा गहराई में चलूंगा इस चैप्टर के, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं चैप्टर। पहले ही बोल दो चैप्टर का नाम है तो सुन लीजिए मानव जनन। बस एक मादा नर होगा एक मादा फीमेल होगा। ठीक है, एक नर होगा एक मादा होगा, बस उसका जनन तंत्र देखेंगे फिर चैप्टर तो समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए पहला नंबर आपका दिया गया प्यारे बच्चों, पहले बेसिक से चलेंगे। ठीक है, जितना ही पढ़ाएंगे ना आपको बेसिक से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटा चैप्टर इसमें और छोटा क्वेश्चन क्या खोजेंगे। आज देख सकते एक दो नंबर में पूछेगा मासिक चक्र क्या है, प्राथमिक लैंगिक जनन क्या है, अंडाशय का चित्र, ये सब बस। और क्या पूछ सकता है इससे ज्यादा? ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देख लीजिए मानव प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए मानव प्रजनन तंत्र मतलब कि नर में प्रजनन तंत्र भी होता है और मादा में भी प्रजनन तंत्र होता है। ठीक है, नर में प्रजनन तंत्र जो मेन अंग होता है वो आपका वृषण होता है, और महिलाओं में जो होता है चलिए देखिए यहाँ पर आपका मानव प्रजनन तंत्र होता है। प्यारे बच्चों प्रजनन तंत्र मनुष्य में नर एवं मादा अलग अलग प्रकार के लैंगिक जनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र मनुष्य में नर एवं मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक जनन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह 2 प्रकार का होता है। ये पहला जो होता है लैंगिक अंग जो होता है, प्राथमिक अंग होता है। क्या होता है? एक प्राथमिक अंग होता है एवं द्वितीयक अंग से बने होता है। प्राथमिक अंग जो होता है ना मेन अंग होता है, जैसे मानव शरीर में होता है ना जैसे जनन अंग है, तो एक प्राथमिक जनन अंग होता है एक द्वितीयक जनन अंग होता है। तो प्राथमिक जो जनन अंग होता है वो मेन चीज होता है। ठीक है, और द्वितीयक जनन अंग जो होता है ना सहायता करता है प्राथमिक जनन अंग को। ठीक है, समझिएगा बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। देखिए प्राथमिक पूछेगा आपके एग्जाम में कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। ठीक है, लैंगिक जनन अंग क्या है, तो ध्यान दीजिए प्राथमिक के अंतर्गत कौन है। देखो पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक जनन अलग है और स्त्रियों में भी अलग है। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्राथमिक लैंगिक जनन के अंतर्गत वे अंग होते हैं जिनके द्वारा क्या हार्मोन का उत्पादन होता है। प्राथमिक लैंगिक जनन प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत वे अंग आते हैं जिनके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे पुरुषों में युग्मक के निर्माण में क्या होता था, जैसे कि यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है जिसमें नर में वृषण, नर में क्या होता है वृषण, यानी कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग जो होता है इसमें नर में वो आपका क्या होता है वृषण, और वृषण में नहीं युग्मक का निर्माण होता है। नर में जो वृषण जो होता है बाहर लटका हुआ उसका भी कारण बताएंगे क्यों लटका रहता है। तो नर में जो वृषण रहता है तथा मादा में जो ओवरी होता है ओवरी। ठीक है, तो ये जो होता है प्राथमिक जनन अंग होता है। इन अंगों द्वारा युग्मकों के साथ साथ हार्मोन का भी उत्पादन होता है। युग्मक बनेगा तब ना हार्मोन का उत्पादन होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्राथमिक लैंगिक जनन में जो है युग्मक का भी निर्माण होता है और हार्मोन का भी उत्पादन होता है। पुरुष में जो होता है नर जनन तंत्र जो होता है उसका जो प्यार बच्चों नाम है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है उसका नाम वृषण है। ठीक है, और यहाँ पर जो मादा में जो होता है ओवरी जिसे हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, तो ये वाला जो भाग होता है ये आपका प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के अंतर्गत आता है जो मेन होता है शरीर में। ठीक है, तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान चीज है, बस आपको जानकारी लेना है फिर तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला चीज तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्लियर हो गया। अब देखिए द्वितीयक लैंगिक जनन अंग क्या है। ठीक है, छोटा चैप्टर कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं,
तो ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, ठीक है। एक बार देखते चलिए। अब देखिए यहाँ पर द्वितीयक लैंगिक जननांग में क्या होता है। मानव प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले वे युग्मक, मानव प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले वे अंग जो युग्मक का निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, यानी मानव प्रजनन तंत्र के अंतर्गत वे अंग जो युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं। समझिए ध्यान से, युग्मक का निर्माण कोई दो युग्म न करेगा। नर में क्या चीज करेगा, वृषण युग्मक का निर्माण करेगा, और मादा में क्या चीज करेगा, अंडाशय ओवरी, ठीक है। तो ये दोनों ही युग्मक का निर्माण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, बाकी मदद करेगा तो द्वितीयक लैंगिक जननांग है। जैसे कि अगर मान लीजिए शुक्राणु का निर्माण करना है तो कौन मदद करेगा, तो मानव प्रजनन के अंतर्गत आने वाले अंग वे अंग होते हैं जो युग्मक का निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। मतलब कि मानव में जो होता है ना, सिर्फ वृषण के द्वारा ही निर्माण होगा, बाकी और किसी के द्वारा ये कहा जा रहा है। वे अंग आते हैं जो भाग नहीं लेते, परंतु ये अंग लैंगिक जनन के लिए अति आवश्यक होते हैं। जैसे लैंगिक जनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है, ठीक है। और द्वितीयक या सहायक अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीयक अंग बोल सकते हैं या तो इसको सहायक अंग बोल सकते हैं, ठीक है। और इन अंगों में हार्मोन का उत्पादन भी नहीं होता है। देखो इसमें हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। घर में कमाए वाला एगो ना होता है, बाकी सब क्या होता है, खाए वाला ना होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन अंगों द्वारा हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, सिर्फ सहायक होते हैं, मदद करते हैं। उदाहरण के लिए शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राणु बाहर निकलता है, ठीक है। थोड़ा देर में फिगर आवेगा। तो उदाहरण के लिए शुक्रवाहिनी है, ठीक है। अधिवृषण है तो वो सब माध्यम जो है, यूथजा है, तो ये सब इत्यादि जो है, और बहुत सारा अंग है जिसके अंतर्गत ये काम होता है, ठीक है। तो ये सब जो है क्या चाहिए, ये सब निर्माण कराना, ये सब सिर्फ सहायक अंग है जो सहायता प्रदान करे, ये सब के अंतर्गत है। तो जैसे आगे देखिए, सब थोड़ा जो है 2 नंबर के लिए, ठीक है, पूछ भी सकता है, इसे बेसिक है जो जानना जरूरी है। अब देखो 5 नंबर में आता है, क्योंकि मजाक कर रहे हो, हाँ प्यारे स्टूडेंट 5 नंबर में आता है। पहले बात ये फिगर के लिए एक स्पेशल सा वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड डायग्राम के लिए बना देंगे, क्योंकि 5 नंबर में आता है। फिर भी अगर मान लीजिए आगे इसको वर्णन करने के लिए तो आपको फिगर पारने आना चाहिए, और आसान चीजें मैट्रिक में पढ़ोगे तो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे प्यारे स्टूडेंट बनाना। एक स्पेशल सा वीडियो बता देंगे फिगर के लिए स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बात जो भी है संक्षिप्त में इसको जानकारी जो है पूरा गहराई में प्रयास करेंगे बता दे, संक्षिप्त में नहीं, पूरा गहराई में। और जितना भी होगा इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, सारा चीज क्लियर होगा। और ये सब जो लिखा हुआ है ना, आपका सारा डाउट क्लियर आज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कौन सा आगे मादा के नर, तो ये आपका नर जनन तंत्र है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए लिखा हुआ है नर जनन तंत्र, और ये आपका फिगर है। ये आपको बनाने आना चाहिए, आपके बोर्ड में आएगा तो सीधे 5 नंबर में लगता है। इस साल आया था मादा जनन तंत्र का स्वच्छांतित नामांकित क्षेत्र बनावे, और इसके पहले सेंटअप में आया था, शायद जो होता है बाद में बताएंगे, वो आएगा क्वेश्चन, वो वाला का चित्र आया था। तो समझिए सेंटअप जो एग्जाम होता है ना, उसी के बेस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमबीबीए में कर लीजिएगा। फिगर बनाना सिखा देंगे, बाकी जो प्राथमिक द्वितीयक सारा चीज बता देते हैं। नर जनन तंत्र के भाग जो होता है, पहला प्राथमिक अंग होते हैं। प्राथमिक अंग वृषण होता है, और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये देखिए बाहर में लटका हुआ है, कारण क्या चाहिए लटके हुए होने का, इसका कारण है कि इसका शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए, तभी यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होगा। अगर ये अंदर होगा पेट के अंदर तो शुक्राणु का यहाँ पर निर्माण नहीं होगा, इसीलिए इसको ये बाहर लटका रहता है ताकि इसमें शुक्राणु बन सके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो सहायक अंग देखिए क्या चीज होता है, सहायक अंगों के लिए शुक्रवाहक, सहायक मतलब सहायता से प्रदान करेगा शुक्राणुओं को आने जाने में, ठीक है। तो इसमें शुक्रवाहक है, तो शुक्रवाहक कौन है, जो ये वाला नली आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ से निकलेगा शुक्राणु, यहाँ से जाएगा, फिर इसके माध्यम से जाएगा, इसके माध्यम से जाएगा, इसके माध्यम से जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगा, कहाँ पर गया प्रोस्टेट ग्रंथि, कहाँ पर, यहाँ पर, ये वाला ग्रंथि देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका मूत्राशय का मार्ग यहाँ पर है, मूत्राशय भी निकलेगा और इस माध्यम से वीर्य भी निकलेगा, ये इसका रास्ता एक ही है, ठीक है। और इसी के माध्यम से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या चीज है, तो ये आपका सहायक अंग है, ठीक है, शुक्रवाहक है। और इसमें अधिवृषण भी आता है, अधिवृषण करने है जहां पर शुक्राणु मैच्योर होता है। अधिवृषण कहाँ पर दिया गया, ध्यान से देखिए, अधिवृषण नहीं दिख रहा है, कहाँ गया, अच्छा इसी को अधिवृषण कहा जाता है, यही वाला जो है ना, इसी को अधिवृषण कहा जाता है, जिसमें शुक्राणु परिपक्व हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है। और शुक्रवाहिनी जो है ये आपका रास्ता है जिसके माध्यम से जाता है, ठीक है। तो ये वाला चीज है। और वृषण कोष ये वाला चीज होता है, जो ये वाला है ना, ये वृषण कोष अंडे के आकार का, ये वृषण कोष है, क्या चीज है, वृषण कोष है,
जो लटका हुआ रहता है ब्रेसन कोष होता है। और ये वाला जो ये अंदर में होता है ये होता है ब्रेसन, दो गो होता है जोड़े में, दो गो ब्रेसन होता है। और यही वाला आपका जो दिख रहा है ना संरचना, यही है ब्रेसन, जोड़े में दो गो रहता है, ठीक है। और इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये देखिए बाकी मूत्र मार्ग इसके माध्यम से बेर निकलता है, ठीक है। बस इतना ही है, तो इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए सहायक ग्रंथि कौन है? सहायक ग्रंथि 3 गो होता है। सहायक ग्रंथि देखिए कौन है ये सहायक ग्रंथि में आपका पहला शुक्राशय है। शुक्राशय कहाँ पर दिख रहा है? तो शुक्राशय यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका क्या चाहिए? सहायक ग्रंथि है। और ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथ है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या चाहिए? सैप का काम बताऊंगा। ये शुक्राशय है, क्या चाहिए? शुक्राशय, फिगर के बारे में पूरा जान लीजिए। शुक्राशय है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखोगे तो यहाँ पर ये शुक्राणु का रास्ता यही है और मूत्र मार्ग का भी रास्ता यही है, ठीक है। देखो कोई रास्ता ब्लॉक होता है तो मान लीजिए ये आपका ये रास्ता ब्लॉक होगा तभी मूत्र मार्ग का त्याग होगा, ठीक है। एक ही रास्ता होता है इसमें, ध्यान रखिएगा बस। और इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि और बाह्यगेंद्रिया और शीशन ये सब जो है यही सब अंग है किसके अंतर्गत? तो सहायक ग्रंथि के अंतर्गत। देख लीजिएगा सहायक ग्रंथि में आपका कॉपर ग्रंथि भी है, आपको देख रहा होगा। अच्छा इसमें नहीं दिया है। और इसमें शीशन जो है ये वाला है, ठीक है, शीशन ये वाला, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि ये आपका मूत्राशय है और ये आपका शुक्राशय यहाँ पर है। और ये आपका शुक्रवाहक है, ये मूत्र नलिका है जिसके माध्यम से पेट के माध्यम से पानी इसमें आके जमा होता है किडनी के माध्यम से। बस इतना ही फिगर है। और फिगर आपको एकदम 100% सीखना पड़ेगा हर हाल में। 5 नंबर में आएगा, फिर मुंह ठिसवा जाएगा, नहीं आएगा बनाने तक, ठीक है। इसलिए बात को समझिए, मेहनत कीजिए, आपके बोर्ड में आएगा तो सीधे 5 नंबर में, ठीक है। समझिए थोड़ा बात के, ठीक है। आइए अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक जननांग शुक्राणु होता है, जिसमें शुक्राणु होता है जो कि वृषण में निर्माण होता है इसका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो शुक्राणु का निर्माण नर हार्मोन की उत्पत्ति या ग्रंथि। प्राथमिक जननांग क्या चीज है? वृषण। देखिए बगल में लिख दिया प्राथमिक जननांग वृषण, बस जानकारी लेना, फिर तो आप लोग लिख देंगे, पता है हमको, ठीक है। तो प्राथमिक जननांग क्या चीज है? वृषण। तो शुक्राणु का निर्माण और नर हार्मोन्स की उत्पत्ति ये कहाँ से होते हैं? ग्रंथिल अंडाकार ग्रंथि होते हैं, यानी कि शुक्राणु का निर्माण और नर हार्मोन की उत्पत्ति होता है कहाँ पर? वृषण में। शुक्राणु का यहाँ पर निर्माण भी होता है, शुक्राणु के निर्माण होने का मतलब नर हार्मोन्स की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। ये है, यह ग्रंथिल जो होता है अंडाकार ग्रंथिल होता है। बताओ इसकी आकृति अंडा का जैसा दिख रहा है कि नहीं? हम तो अंडा आज तक ना खाए, लेकिन आप लोग खाते हैं, आप लोग मांसाहारी ना है, हम तो छुबो नहीं किया आज तक अंडा। ये देखिए ये अंडे के आकार का है ना आकृति, तो ये अंडे के आकार की आकृति होती है, ठीक है, जो देहगुइये एपिथेलियम से आवृत होती है। कौन सा? एपिथेलियम से आवृत होता है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना अंडाशय, ये कौन से आवरण से? एपिथेलियम आवरण से ढकी हुई होती है, ठीक है, एपिथेलियम आवरण से। और वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। बताओ ये वाला जो आपको संरचना मिला किसमें अवस्थित है? बताओ तो वृषण कोश में अवस्थित है ये वाला। वृषण जो है ये बताइए, ये आपका क्या चाहिए? वृषण कोश है। ये वृषण कोश में ये वाला अवस्थित है, इसको क्या बोलते हैं? वृषण। जोड़ी में दुग होता है, कितना होता है? दुग होता है, ये एक तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2 जोड़ी होता है और ये जो होता है किसमें होता है? वृषण। वृषण होता है वृषण कोश में। वहीं से लिखा हुआ है कि वृषण को, इसमें लिखा हुआ है कि वृषण कोश में उपस्थित होता है। कौन? वृषण कोश में कौन उपस्थित है? तो नहीं देख रहा आप लोग को, वृषण ही उपस्थित है, बस इतना ही है, क्लियर। अब देखें यहाँ पर वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से, वृषण कोश जो है इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि शुक्राणु का अगर निर्माण होना है तो पहली बात तो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए, इसलिए बाहर होता है, ठीक है। इसी कारण से मानव जैसे ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ वर्ष पहले होंगे प्रजाति जो विलुप्त हो गए, मानव रह गया क्योंकि इसके पास जो शुक्राणु निर्माण के लिए जो इसका ये वृषण था वो बाहर था। हो सकता है ऐसे कई सारे जीव हुए होंगे करोड़ों वर्ष पहले जो विलुप्त हो गए होंगे, मानव जैसे, मानव से बेहतर शायद आए होंगे जो विलुप्त हो गए होंगे, क्योंकि वो अपने अनुकूल ढल नहीं पाए। और ये ढल पाया क्योंकि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए, जो कि इंसान में होता है।
ये थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव है, तो देख लीजिए। शुक्राणु नलिका प्रेषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। ये शुक्र नलिकाओं में शुक्रजालीय कोशिकाएं होती है जो शुक्राणु बनाती है। शुक्राणु तथा थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव, उतना कुछ ध्यान नहीं है, ठीक है। और सटोले कोशिका से शुक्राणुओं को पोषण प्रदान होता है, यानी सटोले कोशिका होता है ना, उससे शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। बस इतना आप लोग ध्यान रखो, और बाकी उतना ज्यादा याद करने की चीज नहीं है। शुक्राणुओं के बीच में लैंडिंग कोशिकाएं होती है। शुक्राणुओं के बीच बीच में क्या होता है, लैंडिंग कोशिकाएं होती है, जिससे क्या होते हैं, किसका हार्मोन का स्रावन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। देखिए, नलिकाओं के बीच में, शुक्राणुओं के नलिकाओं के बीच लैंडिंग कोशिका होती है, और उनके बीच टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है, लैंडिंग कोशिकाओं के उपस्थित होता है। इस कारण से यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है, ठीक है। क्लियर रखिए। अगला देख लीजिए, सहायक अंग, ठीक है। सहायक अंग में देखिए थोड़ा क्या लिखा हुआ है। नर जनन में सहायक अंग निम्न प्रकार का होता है। पहला शुक्र वाहिकाएं हैं, ठीक है। तो शुक्र वाहिकाएं हैं, तो पहले आ गया शुक्र वाहिका के बाद, तो शुक्र वाहिका में आपको पता है कि ये वाला बात किया जा रहा है, ये वाला नली जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ पर देख लीजिए, शुक्रवाहिका अधिवेशन को शुक्रवाहिका से जोड़ती है। देखिए, शुक्रवाहिका अधिवेशन को शुक्राशय से जोड़ते हैं, यानी कि शुक्रवाहिका है अधिवेशन को, अधिवेशन आपका यहाँ से है, जो कि किससे जोड़ रही है, देखिए तो शुक्राशय से जोड़ रही है। इस प्रकार से देखिए तो शुक्राशय से जोड़ रही है, इस कारण से इससे जुड़ी होती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, शुक्रवाहिका अधिवेशन को शुक्राशय से जोड़ती है। ये शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ये जो होती है कौन, तो शुक्रवाहिका जो होती है ना, शुक्राणुओं को आगे भेजता है। जैसे कि नाइटफॉल एक होता है, ठीक है। तो नाइटफॉल में क्या होता है, यहाँ पर से जो भी शुक्राणु जो भी बेर रहता है, तो इसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचता है, फिर इसके माध्यम से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य कौन किया, तो शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का काम शुक्रवाहिका किया, ठीक है। ऐसे थोड़ी टपक गया उधर से, नहीं ना, इसके लिए रास्ता होता है, इस प्रकार से गिरा, ठीक है। तो ये होता है। और ये ब्रेसन से निकालने वाले पतले नलिकाएं होती है। बताओ, ये ब्रेसन से निकालने वाले पतली ये नलिकाना है, देखिए तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इस प्रकार से इससे पहुंचेगा। तो ब्रेसन से निकलने वाले पतले नलिकाएं होती है, ठीक है। तो ये होती है जो कुंडलित होकर के शुक्रवाहिका बनाती है। जो कुंड, देखिए कुंडलित नहीं हुआ, ये कुंडले की तरह नहीं होगा, देखिए तो कुंडलित होकर के क्या बनाती है, तो शुक्रवाहिका का निर्माण करते हैं। बहुत आसान चीज है, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग भी। अगला देख लीजिए, आधेब्रेशन। आधेब्रेशन में क्या चीज है, आधेब्रेशन शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। आधेब्रेशन जो होता है यहाँ पर शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान होता है। इसके अलावा आधेब्रेशन में शुक्राणुओं का परिपक्वन भी होता है, यानी इसके अलावा आधेब्रेशन में शुक्राणु क्या होता है, मैच्योर होता है, पूरे तरह से शुक्राणु तैयार होता है, तो आधेब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। अधिवेशन यहाँ पर होता है, ठीक है, यहीं पर होता है आसपास में। और यहीं पर शुक्राणु क्या होता है, परिपक्व मैच्योर पूरी तरह से तैयार होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यह शुक्रवाहिकाओं का समूह होता है जिसमें शुक्राणु परिपक्व होता है। यह शुक्राणुओं का समूह होता है अधिवेशन, ठीक है। क्या चीज का समूह होता है, शुक्राणु का समूह होता है, वहां पर शुक्राणु पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला चीज भी क्लियर करते हुए अगला देख लेते हैं क्या है, शुक्रवाहिनी। तो ये अधिवेशन से निकलती है, देखिए शुक्रवाहिनी जो अधिवेशन से निकलती है और मूत्र मार्ग के चारों ओर फैल जाती है। ये जो होता है शुक्रवाहिनी, यह अधिवेशन से निकलती है। देख लीजिए, फिगर तो गायब हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा। और ये शुक्राणुओं का संग्रह तथा परिवहन का कार्य करती है कौन, तो अधिवेशन। तो बस इतना ही है। और मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग देखिए, मूत्र मार्ग में क्या होता है, मूत्र उसी से निकलेगा, बेर उसी से निकलेगा, बेर में ही शुक्राणु होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूत्र तथा बेर दोनों इसी मार्ग से शरीर से बाहर आते हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथि, कौन इसको ठीक करता है, कौन इसको संतुलित करता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो प्रोस्टेट ग्रंथि करने से, प्रोस्टेट ग्रंथि ये होता है, देखो यही वाला जो है ना, जो आप जो करेगा ये नियंत्रित करने का प्रोस्टेट ग्रंथि, ये वाला। देखिए यहाँ पर मूत्र मार्ग का रास्ता यही ना है, ध्यान दीजिएगा। ये मूत्र यहाँ से त्याग करेगा तो यहीं से, और शुक्राणु के निकलने का भी रास्ता यही है, यानी कि एक ही रास्ता है और दो चीज निकलना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग का कि मूत्र तथा वीर दोनों इसी मार्ग से निकलता है, किसके माध्यम से, तो मूत्र मार्ग के माध्यम से, ध्यान रखना, ठीक है। और शेषन ये उत्तेजनशील मैथुन अंग होता है, शुक्राणुओं का मादा जनन मार्ग में परिवहन हेतु सहायक होता है, ठीक है। तो ये लाइन तो आप लोग समझ सकते हैं, शीशन ये वाला चीज, ठीक है। और सहायक ग्रंथि कौन है, तो ये प्राय 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सहायक ग्रंथि पहला होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है।
तो प्रोस्ट देखिए ये आपका 3D एनिमेशन है, ठीक है, उतना तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि में आप लोग समझ लीजिए थोड़ा क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करता है, यह ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करता है, यानी कि ये जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि क्षारीय द्रव, एक द्रव स्रावित कर, क्षारीय होगा, ठीक है, उसका द्रव, ये क्षारीय द्रव को स्रावित करता है, जो मूत्र मार्ग में अपशिष्ट मूत्र से अम्लता को समाप्त कर देता है, यानी कि अम्लता को समाप्त कर देता है। इसमें एक ऐसा मूत्र मार्ग से उत्पन्न होता है अपशिष्ट मूत्र, ठीक है, जो अम्लता को समाप्त कर देता है। बस ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कॉपर ग्रंथि, ठीक है, कॉपर ग्रंथि कैसा बेसिक का भाग है, आप लोग को जो मना है लिख दीजिएगा, दो दो तीन बातें ही याद रखें। इन्हें बायोथेरल ग्रंथि भी कहते हैं, कॉपर ग्रंथि को, और ये क्षारीय द्रव स्रावित करती है, जो मूत्र मार्ग को क्षारीय करता है, जिससे शुक्राणु सुरक्षित रहता है। अच्छा, शुक्राणु सुरक्षित रहता है क्योंकि मूत्र मार्ग जो होता है क्षारीय पदार्थ लिक्विड जो होता है निकलता है, ठीक है, मूत्र मार्ग, जिससे सुरक्षित रहता है। लास्ट शुक्राशय फिर खत्म हो जाएगा बोला से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है शुक्राशय शुक्राणुओं के लिए श्यान द्रव बनाते हैं। हाँ, शुक्राशय जो होता है शुक्राणुओं के लिए श्यान एक द्रव बनाते हैं, जो बेर के आयतन का भाग होता है, ठीक है, और ये शुक्राणुओं के संरक्षण एवं पोषण प्रदान करता है। यह चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। कौन प्रदान करता है, ये शुक्राशय जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है, सफेद कलर। अगला देख लीजिए यहाँ पर मादा जनन तंत्र। अब यहाँ पर देख लीजिए ये मादा जनन तंत्र, ये फिगर आना चाहिए, इस साल आया क्वेश्चन, ठीक है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लीजिएगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे तो सीखे नहीं अभी तक, ठीक है, तो सीख लीजिए। तो मादा जनन तंत्र है, स्पेशल से वीडियो बना दूंगा जिसमें चित्र से बता दूंगा जितना भी फिगर है, बाकी संक्षिप्त में आपको पढ़ना है, गहराई में पढ़ना है तो यहीं पे पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए प्राथमिक अंग जो होता है आपको पता है अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या चीज निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, और वृषण से शुक्राणु का। तो अंडाशय से किसका निर्माण हो रहा है, अंडाणु का। इसमें सहायक अंग कौन है, तो सहायक अंग गर्भाशय हो गया, ग्रीवा हो गया, अंडवाहिनी हो गया, योनि हो गया, ठीक है। सहायक ग्रंथि होता है, इसमें आस्तरण ग्रंथि, ठीक है, और बार्थोलिन ग्रंथि होता है। कौन होता है, ये सब सहायता प्रदान करता है, सहायक ग्रंथि होता है। और यहाँ बाह्य ग्रंथि में देखे तो जैगन सेल और क्लेटिटोरिस और लाघोभैस्ट होता है। बस इतना ध्यान रखो, उतना नहीं याद रखना आपको, ज्यादातर दो चीज याद रखना, जनन अंग और सहायक अंग, बस ये दोनों मेन होता है। बाकी सहायक ग्रंथि तो सहायता प्रदान करेगा ही, ठीक है, सहायक अंग सहायक ग्रंथि। तो ये फिगर है किसका, मादा जनन तंत्र का, ठीक है, आपको फिगर बनाने आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पर कहाँ पर गया, यहीं पर होता है क्या चीज, निषेचन, ठीक है, यहीं पर होता है निषेचन, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है जिससे, ठीक है, और ये आपका योनि और ये आपका अंडाशय, ठीक है, यहीं से अंडाशय से ही क्या चीज होता है, अंडाणु का निर्माण, यहीं से अंडाणु का निर्माण होता है। बाकी फिगर देख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें। और ये माइटोमेट्रियम, ये जो कि इसका आंतरिक भाग होता है, एंटोमेट्रियम, और ये ग्रीवा, ये बाकी चार सब आप लोग कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। फिगर आपको सीखना पड़ेगा, मजाक में नहीं लीजिएगा, आपके बोर्ड 2025 में आया है, और जो अगर मजाक में लिया था उसको 2025 में पूछेगा बना था कि नहीं क्वेश्चन जी। अगला देख लीजिए अंडाशय। अंडाशय में देख लीजिए ये अंडाशय, ये जो होता है क्या होता है, तो प्रत्येक मादा में उदर गुहा के निचले भाग में दोनों ब्रेक के काफी नीचे एक ठोस अंडाकार संरचना के रूप में अंडाशय पाया जाता है। यानी प्रत्येक मादा में उदर गुहा के नीचे में दोनों ब्रेक के काफी नीचे एक ठोस अंडाकार संरचना के रूप में अंडाशय पाया जाता है, और प्रत्येक अंडाशय लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर क्या चाहिए होता है, चौड़ा होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। पर देख लीजिए यही है अंडाशय, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यही वाला चीज है, ठीक है, जो उधर गुहा के नीचे में अवस्थित है, क्या चाहिए उधर गुहा के नीचे में, यहाँ पर भी जो आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, ये उधर गुहा के नीचे में है, उधर गुहा मतलब पेट के नीचे में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रत्येक अंडाशय लगभग इतना इतना होता है। प्रत्येक अंडाशय में पेरियोटिन कौन झिल्ली होता है, ध्यान देखिए, अंडाशय में पेरिटोनियम झिल्ली, जिसे मेसोवारियम वारियम कहते हैं। उधर गुहा के पृष्ठीय दीवार एवं यूट्रस से जुड़ा होता है, मतलब मूत्र मार्ग से जुड़ा होता है। अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण मादा हार्मोन स्रावित करती है, यानी अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण मादा हार्मोन इसको स्रावित किए जाते हैं, यानी कि मानव हार्मोन
समझ लीजिए। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसमें क्या चाहिए, सहायक अंग। तो सहायक अंग में हो जाएगा, कैसी हो जाएगा, तो सहायक अंग में गर्भाशय जो कि उल्टे नाशपाती के समान होती है। गर्भाशय में बच्चा का क्या चीज होता है, तैयार होता है। ठीक है, तो ये देखिए उल्टे नाशपाती के समान इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से आपकी दी गई है। ये होता है गर्भाशय। क्या चीज होता है, गर्भाशय। तो ये नाशपाती के आकार की एक पेशीय संरचना होती है और पेल्विक क्षेत्र में यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में उपस्थित होता है। मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में ये अवस्थित होता है, कौन, तो गर्भाशय। ठीक है, तो इतना चीज इसमें है। गर्भाशय की लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर, 7 साढ़े 7 सेंटीमीटर एवं चौड़े 10.5 सेंटीमीटर होती है। और गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है जिसे मुख्य भाग या बॉडी कहते हैं। इसके नीचे वाले भाग संकरा होता है जिसे ग्रीवा या सर्फिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रीवा या तो सर्फिक्स कहते हैं, किसको, तो इसमें आपका जिससे मुख्य भाग बॉडी होता है, इसके नीचे का भाग संकरा होता है। ठीक है, इसे गर्भिक्स, ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, ये वाला भाग। ठीक है, तो ये वाला था, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम तैयार कर लीजिए क्वेश्चन को। अब ऐसा नहीं है कि 25 में आया था 26 में नहीं आएगा। योनि देख लीजिए। ठीक है, योनि ये वाला भाग है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, स्त्री में योनि मैथुन कक्ष बनाता है, इसके सामने की ओर मूत्राशय, ठीक है, तथा पीछे की ओर मलाशय स्थित होता है। यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली के रूप में होती है। कैसे होते हैं, पेशीय नली के रूप में होती है। योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है जिसे बल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे बल्वा कहते हैं। बल्वा एक पतले झिल्ली के द्वारा आच्छादित होती है। बल्वा जो होता है पतले झिल्ली द्वारा आच्छादित होता है जिसे हम लोग हाइमेन कहते हैं। ये काम करने और साइकिल तरह चलाने से टूट जाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, छिद्र खुलते हैं जिसे बल्वा कहते हैं। बल्वा एक पतले झिल्ली के द्वारा क्या चीज होता है, बंधी हुई होती है। ठीक है, जिसे हाइमेन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, इसको हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन के बीच में एक छिद्र होता है जिसके द्वारा रज्जुस्राव बाहर निकलता है, मतलब जो मासिक चक्र होता है ना, वो चीज बाहर निकलता है खून के फॉर्म में। ठीक है, और शारीरिक परिश्रम, देखिए शारीरिक परिश्रम का मतलब क्या होता है, व्यायाम करना, खेलना कूदना और व्यायाम करना अथवा खेल कूद के दरमियान हाइमेन का नष्ट भी हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खेलने कूदते कूदते या शारीरिक परिश्रम करने या साइकिल चलाने से भी। ठीक है, हाइमेन के बाद हाइमेन के छोटे छोटे स्थान को वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ है नहीं इसमें, बस ये थोड़ा जानकारी वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देख लीजिए, थोड़ा सा सहायक ग्रंथि की बात किया जा रहा है। मादा में सहायक ग्रंथि बार्थोलियन ग्रंथि आता है, यानी कि मादा में सहायक ग्रंथि के अंतर्गत बार्थोलियन ग्रंथि आता है। ठीक है, और बार्थोलियन ग्रंथि लेबिया माइनर के बीच स्थित होती है एवं वेजाइनल ओरिफाइगस के आसपास खुलता है, जिससे स्रावित होने वाले पदार्थ वेजाइना की अम्लता को उदासीन बनाता है, इसे चिकनाहट प्रदान करते, उतना खास ही नहीं है। ठीक है, अभी देख लीजिए थोड़ा स्तन ग्रंथि। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जरूरी है, ये जो होता है एंटीबॉडी बच्चा को यही प्रदान कराता है। ठीक है, ध्यान दे दीजिए, कहा जाता है स्त्री स्तन ग्रंथि। ठीक है, तो देख लीजिए लिखा हुआ है, स्त्रीय एवं पुरुषों में दोनों में क्या पाया जाता है, स्तन ग्रंथि। स्त्री एवं पुरुषों दोनों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्तन ग्रंथि। स्त्री एवं पुरुषों दोनों के बक्स के भाग में सामने की ओर 2 उभरे हुए वर्णांकित निपल होते हैं। ये जो होता है पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है। ठीक है, ये निपल होते हैं, जिसे निपल हम लोग बोलते हैं। निपल के चारों ओर के क्षेत्र को एरियोला बोलते हैं। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, इसको क्या बोलेंगे, एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं। पुरुषों में ग्रंथि अक्रिय होता है, जबकि स्त्रियों में सक्रिय होता है। पुरुषों में अक्रिय होने का कारण ये वो हार्मोन नहीं होना जिसके कारण ये अक्रिय होता है। क्या होता है, अक्रिय का मतलब ये पूरा कार्य नहीं करता। ठीक है, ये पुरुषों में ये ग्रंथि अक्रिय होती है। अक्रिय का मतलब काम नहीं करना। स्त्रियों में इसके चारों ओर क्षेत्र में बसा होता है। बसा का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि बसा का मतलब होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो समझिए बसा होता है, तो बसा का अधिक जमाव होता है, होने के कारण ये फूले एवं स्तन के रूप में दिखाई देती है। किसके कारण से पूछेगा एग्जाम में, स्त्रियों ऐसे पूछेगा, तो किसके कारण से आपका जमाव होता है, तो बसा के कारण होता है और ये फूले हुए स्तन के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक स्तन के भीतर पाए जाने वाला संयोजी तक 15 से
20 पालियों में बटे रहते हैं। दिख रहा है 20 से 15 से 20 पाली इस प्रकार से बटा रहता है। इस प्रकार से आपको देख पा रहा होगा ये 20 पालियों में बटा रहता है 15 से 20। तो याद रखना स्तन ग्रंथि के अंदर कितना पालियां होता है 15 से 20 पालियां याद रख लो, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बहुत गहराई में, ठीक है, बटे रहते हैं। प्रत्येक पालिका एक दूसरे से घनाकार संयुक्त होकर के उत्तक एवं वसा उत्तक द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ है नहीं। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के सेंटअप एग्जाम में, फिर फाइनल में पूछा था मादा जननांग, ठीक है। ये वाला 25 में पूछा गया था बोर्ड में, सेंटअप वाला जो होता है ना, जैसे कि आप लोग का होने वाला नवंबर में सेंटअप एग्जाम, इसी प्रकार से पूछा था। ये वाला फिगर बनाने के लिए बस नामकरण करना था, इसके बाद में लिखना उखना नहीं था, बस नामकरण आपको फिगर बना के कर देना था, 5 नंबर मिल जाता, बस इतना ही करना था। अगला देख लीजिए अब यहाँ पर बाह्य केंद्रीय स्त्रियों में पाए जाने वाला बाह्य जननांग जिसे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा ये सब कहते हैं, ठीक है। इतना कुछ खास नहीं ये वाला चीज है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। युग्मक जननी थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। गैमेटो का अर्थ होता है युग्मक, जेनेसिस का गैमेटो का मतलब युग्मक और जेनेसिस का मतलब उत्पादन, तो युग्मक का उत्पादन ही ये कहलाता परिभाषा। अर्थात युग्मक का निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह क्रिया प्राथमिक लैंगिक अंगवृषण नर में और अंडाशय, देखिए नर में क्या चीज होता है, तो ये क्रिया प्राथमिक लैंगिक जनन में वृषण में वृषण होता है नर में, और अंडाशय जो मादा में होता है। नर के वृषण द्वारा नर युग्मक बनते हैं जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, पता है ना। और मादा में अंडाशय द्वारा मादा युग्मक तैयार किए जाते हैं जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाणु। बस यही है कि युग्मक जनन आएगा तो इतना लिख देना है। शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और अंडाणुओं के बनने की क्रिया को ओजेनेसिस या एंडोजेनेसिस कहते हैं। सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अंडाणु एवं शुक्राणुओं का विकास के जनन कोशिका से होता है। अंडाणुओं एवं शुक्राणुओं का विकास किससे होता था, जनन कोशिका से होता है। देखो थोड़ा मैं ठीक से इसको नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुक्राणु से दिखाई, शुक्राणु सूक्ष्मदर्शी दिखाई देने वाली संरचना, ऐसे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। शुक्राणु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। देखिए इसकी संरचना ऐसा होता है, बताते हैं। जिसकी लंबाई समझो कितना छोटा है, माइक्रो में, माइक्रो का मतलब समझते हो, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 में चल जाता है। तो यहाँ पर 60 माइक्रो मिली है, देखिए कितना छोटा है। और चौड़ाई देखिए 3.5 माइक्रो मिली है। और प्रत्येक शुक्राणु से बाहर प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ये पूछेगा कि प्रत्येक शुक्राणु बाहर से किस झिल्ली द्वारा घिरा होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। शुक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, देखिए शुक्राणु का चित्र बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो इतना तो बनाने आ ही जाएगा, फिगर वगैरह देखे होंगे बुक में, तो इसको देख लीजिए। शुक्राणु का ऊपरी भाग सीरा होता है जिसके मध्य में एक अवनित केंद्रक उपस्थित होता है। इसके ऊपर टोपिन्यूमा संरचना एक्रोसोम होता है, जो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा था। टोपिन्यूमा संरचना दिख रहा है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इसको फिगर बनाना बहुत आसान चीज है, आप लोग तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। उतना क्या करना है, इतना आसान फिगर कि आप लोग बना सकते हैं इसको आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। आराम से बना सकते हैं, स्पेशल सा वीडियो ला देंगे शुक्राणु बना जितना भी है आपका फिगर वाला। यह भाग गोल्जी का जो निर्माण होता है, जो ये सेक्रोसोम होता है, ये गोल्जी का जो निर्मित होता है, बड़ी बार ऑब्जेक्टिव पूछा है। जिसमें निषेचन के द्रव्यमान मादा युग्मक में प्रवेश करने के लिए सहायक एंजाइम उपस्थित होता है। इसमें जो होता है मादा युग्मक को जो होता है उसमें क्या करता है, तो सहायक करता है, एंजाइम उपस्थित होता है जो, ठीक है। अगला देख लीजिए यहाँ पर ग्रीवा, ठीक है। ग्रीवा कौन सा भाग होता है, तो ये वाला भाग होता है शुक्राणु का, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला, ये ग्रीवा होता है, ठीक है। तो ग्रीवा के बारे में देख लीजिए। ये सिर के पीछे छोटा सा भाग ग्रीवा होता है जो सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होता है। पूछेगा एग्जाम में कि ग्रीवा किसके द्वारा निर्मित होता है, तो सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होता है, बस इतना है। मध्य भाग शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, ऑब्जेक्टिव में बड़ी बार पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति पूछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो पूछ को गति प्रदान करने में सहायक होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। बस इतना है। पूछ एक कोशिका द्रव्य द्वारा निर्मित होता है जो शुक्राणु गतिशीलता को बनाए रखता है। और इसके मध्य भाग में तंतुमय संरचना एक समय उपस्थित होता है जो बाहर क्यों निकला हुआ है, कि वयस्क नर में इतना शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। बस इतना। और ये जेनेसिस है तो अंडाशय, ये पहले आप लोग पढ़ लीजिए।
मादा के अंडाशय के द्विगुणित जनन कोशिका को कार्यशील अगुणित अंडाणु बनाने की क्रिया को ओजेनेसिस या अंडजनन कहते हैं। मादा ओजेनेसिस की आरंभिक क्रिया भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है और यह सिर्फ 25 सप्ताह का होता है। इसी समय ओवरी अंडाणु जनन कोशिका में माइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा ओगोनिया का निर्माण बड़ी संख्या में होता है और इतना कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। हाँ, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आएगा कि मासिक चक्र क्या है, ठीक है। तो ध्यान देखिए, स्त्रियों में अंडाणुओं का बनना एक चक्रीय चक्र के अधीन है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चे तो जैसे हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र। यह चक्र जो होता है औसतन 28 दिनों का होता है। स्त्रियों में यह 28 दिनों का होता है और स्त्रियों में मासिक चक्र प्रारंभ होना यानी कि कोई, इसलिए मान लीजिए पीरियड्स आ गया यानी कि आ गया क्या मासिक चक्र, तो इसका मतलब है अंडाशय में अंडाणुओं बनने का संकेत है, ठीक है। और इस चक्र के दरमियान आंतरिक जनन अंग में कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो होता है क्या अंदर वाला भाग एंट्रोमीडियम कहते हैं, परिवर्तन होता है। जैसे मासिक चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। इसका कारण LH हार्मोन काफी ज्यादा हाई चल जाता है, ठीक है। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और ये हाई हो जाता है, ठीक है, बहुत तेज हो जाता है। और ये साधारणतः 12 से 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो मादा होता है 12 से 15 वर्ष का हो जाता है, तो ये क्रिया स्टार्ट हो जाती है कौन सा मासिक चक्र का, और ये 45 से 50 वर्ष तक चलता है, ठीक है। गर्भाधारण करने के बाद ये समाप्त रुक जाता है, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ है कुछ खास नहीं। फिर प्रसव है, ये तो 5 नंबर में पूछा था, कौन हिसाब से 5 नंबर में पूछता है, दिमाग उमाग का भी अर्घट का खराब हो गया। पूछा है प्रसव के बारे में बताओ 5 नंबर में, कौन प्रसव के बारे में 5 नंबर के लिखेगा? इतना छोटा क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव के बराबर नहीं है। बस इतना इसका परिभाषा कि सर्वभक्ता के दौरान डिलीवरी के समय अंत में शिशु को गर्भ से बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। बताओ, 5 शब्द का क्वेश्चन में नहीं है, 5 नंबर में पूछेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो बताइए कमेंट करके कैसा लगा, कमेंट के क्या कीजिएगा, हमको पता है कैसा लगा होगा आपको, ठीक है। ज्यादा तो बताया नहीं है खास, जल्दी जल्दी पढ़ा के हटा दिए, ठीक है। तो फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो इस नंबर पर जुड़ जाएगा, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। बस फिगर आपको बनाना सीखना है इस चैप्टर में, और जो भी जानकारी है बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, और बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मजाक में नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर रखिए। जितना ही फिगर है सारा चीज क्लियर कर लीजिएगा, स्पेशल से वीडियो फिगर के लिए बना देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।